नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आपके सीयूईटी के एग्जाम हो चुके हैं। अब आपको आगे की जो तैयारी करनी है वो है अपने काउंसलिंग की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका एग्जाम कितना ही अच्छा गया हो, लेकिन अगर आप काउंसलिंग को सावधानी पूर्वक नहीं करते हो, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको टाइम से तैयार नहीं करते हो, तो हो सकता है भी किसी भी राउंड में किसी भी टाइम पे आपका एडमिशन अटक जाए। तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आप आए हो एग्रो गूगल यूट्यूब चैनल पर और हम आपको शुरू से लेकर अंत तक गाइड करेंगे। आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको टाइमली प्रिपेयर करके रखने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। और दूसरा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो भाई हमारे तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं यार, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो भाई मैं आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। उसके बाद में बाकी के भी मैं लेके आया हूँ, वो अपन लास्ट में देखेंगे। ये कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो ये देखो, ये एक स्टूडेंट थे हमारी, इनका यहाँ पर ओवरऑल रैंक है 16,332। ठीक है, और कैटेगरी है जनरल। इतनी रैंक पे भी क्या सिलेक्शन हो सकता है क्या? हाँ भाई, इतनी रैंक पे भी सिलेक्शन हो सकता है। जनरल कैटेगरी में वसंत राव नायक कृषि विद्यापीठ परभनी में आपका सिलेक्शन हुआ है, यूआर कैटेगरी में। ठीक है, और ये सब पॉसिबल तभी होता है जब आपकी काउंसलिंग है जो बहुत अच्छे से हुई हो। उसके बारे में आगे अपन डिटेल में बात करेंगे, और भी मैं आपके यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। लेकिन अभी अपन देखेंगे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो अपने पास होने चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स आपका आईसीआर के लिए नहीं, आपके सीयूईटी के लिए भी जरूरी है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पहले ये होता था कि आपका 2024 तक ऐसा होता था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, टीसी वगैरह, वो आपके जब यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हो जाती थी तभी आपको वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते थे, उनकी जरूरत होती थी। लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ है कि आपके आईसीआर के रजिस्ट्रेशन टाइम पे ही उन्होंने आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे अपलोड करवा लिए। तो हो सकता है कि इस बार भी सेम ट्रेंड फॉलो हो, तो आपको प्रिपेयर रहना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स, जैसे ये वीडियो देखो उसके बाद में एक लिस्ट बनाओ और आप अपना इस वीडियो के साथ में भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट्स आता है, डेट ऑफ बर्थ आपका प्रूफ। ठीक है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका यहाँ पर क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। ठीक है, और ये आपका ऑनलाइन आपको अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा, जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो वहां पर आपको ऑफलाइन भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में अपना सेकंड नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आपके सारे सर्टिफिकेट 10th और 12th के। तो आपका मार्कशीट तो हो गया, और उसके बाद में आपका एक सर्टिफिकेट भी आता है, सॉरी भाई। उसके बाद में आपका 10th का सर्टिफिकेट रहता है, 12th का सर्टिफिकेट रहता है। अब काफी सारे स्टूडेंट ये बोल सकते हैं भैया हमारे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है। तो आप देखोगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसके मार्कशीट में लिखा रहता है विद सर्टिफिकेट। ठीक है, इंक्लूड सर्टिफिकेट ऐसे लिखा रहता है, एक दो लाइन, वही आपका मतलब सर्टिफिकेट की जगह काम कर जाता है। लेकिन कुछ स्टेट में अलग से आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में आता है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन्होंने कहीं पे एडमिशन ले लिया है और एडमिशन लेने के बाद में वो उसको छोड़ करके वहां पर जाते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे जो यूट्यूबर हैं वो आपको भ्रम में डाल देते हैं कि जो 12th से आपने पास किया वही आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, टीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसको किसी यूनिवर्सिटी में जमा करा देते हो तो वो यूनिवर्सिटी अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट देती है, जो आपने वहां पर जमा किया था वो नहीं देती। तो वो भी आपका यहाँ पर चलता है, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें तो दिया हुआ है कि ऑनलाइन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपके पास ये होना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा कि आपके पास ये होना ही चाहिए। और ऑफलाइन तो आपका ये मस्ट है। एडमिट कार्ड, देखो बहुत सारे स्टूडेंट है जो क्या करते हैं कि अपना एग्जाम दिया और एडमिट कार्ड को भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो एनटीए की साइट पे है। और एनटीए की साइट जब तक आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स है जो हो सकता है कि आप डाउनलोड नहीं कर पाओ दोबारा से। तो अभी मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लो और अपने ईमेल पे सेंड कर लो। अगर गैलरी में नहीं रख सकते, आपका स्टोरेज नहीं है, तो आप ईमेल पर सेंड कर दो किसी को, वहां से आप किसी भी टाइम पे डाउनलोड कर पाओगे। देखो ये लिस्ट है, हो सकता है ये लिस्ट आपको कहीं से मिल जाए, लेकिन इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स मस्ट है आईसीआर के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। हो सकता है कि आप इस वीडियो को स्किप करो और उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता नहीं चले और आपका यहाँ पर एडमिशन अटक जाए। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपका एडमिट कार्ड हो गया। अब एक कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज
ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू एनटीए, जब आपने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, तो आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आपको मिला होगा, वो कंफर्मेशन पेज भी चाहिए भाई। उस कंफर्मेशन पेज को कोई सीरियस नहीं लेता है, और वो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। उसके बाद में रैंक कार्ड जो आपका आईसीआर इशू करेगा, ये आपका बाद में आएगा, इसके लिए चिंता की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर, जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, जो आपके यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगी उसके बाद मिलेगा। तो ऑनलाइन तो आपका अपलोड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन अपलोड सारे डॉक्यूमेंट्स करने के बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो ये आपको ऑफलाइन इसको लेकर के जाना है, जो भी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। उसके बाद में प्रोविजनल एडमिशन लेटर, तो जब आप उस यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो जो आपको अलॉट हुई है, तो वहां से आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है, तो वो भी आपको ऑफलाइन ही उसकी जरूरत होती है। ठीक है। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फोटो, देखो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, वही फोटो आपके पास होना चाहिए। तो उस फोटो के लगभग आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 20 से 30 कॉपीज आप निकलवा लो, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहां भी आपकी 4-5 कॉपीज लग जाएंगी, और उसके बाद में वो आपके आगे काम आते ही जाएंगे। जैसे आपका एग्जाम हॉल का जो कार्ड होता है, उसमें आपके हर सेमेस्टर में एक नया फोटो चाहिए होता है, और कोई आप स्पोर्ट्स के इवेंट वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहां पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, तो वहां पे भी आपका वो पासपोर्ट साइज फोटो मांग लिया जाता है। तो 20 से 30 फोटो अपने पास, अपने पासपोर्ट साइज के फोटो न्यू जो आपने यहाँ पे दिए थे सीयूटी के, उसमें ऐसा फोटो नहीं होना चाहिए आपने उठा लिया अपने 10th का जिसमें आपकी शक्ल ही मैच नहीं हो रही, अब आप कैसे हो और उस टाइम कैसे थे, ऐसा नहीं। ठीक है, नया अपने पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके बाद में आपका डिजिटल आईडी कार्ड, और डिजिटल आईडी कार्ड में अपना जो है वो अपना आधार कार्ड यहाँ पर सबसे ज्यादा सबके पास है। ठीक है, और आधार कार्ड चलेगा भी, लेकिन उसके अलावा आपके पास बैंक की पासबुक भी होना चाहिए। और बैंक की पासबुक के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना है स्पेशली, जिससे जब आईसीआर की स्कॉलरशिप डले तुरंत आपके खाते में आ जाए। वरना बैंक के कारण भी काफी सारे स्टूडेंट है, उनको 2-2 महीने तक अपनी स्कॉलरशिप का इंतजार करना पड़ जाता है। खुद मैं एक एग्जाम्पल हूँ इसका। ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो आईसीआर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आईसीआर में 40% रूल चलता है कि किसी स्टेट में किसी दूसरे स्टेट से 40% से ज्यादा स्टूडेंट उन सीटों पर नहीं आ सकते। तो उसकी वजह से कट ऑफ के ऊपर भी काफी फर्क पड़ता है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा क्या होता है 40% रूल। लेकिन अभी ये समझ लो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके डोमिसाइल को बताता है कि आप कौन से स्टेट के रहने वाले हो। ठीक है, काफी जगह इसको रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। तो वो जो भी है मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपको बनवा के रख लेना है। ठीक है। उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी आपने लास्ट में स्कूलिंग अटेंड की है, वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, और काफी बार ये आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट में इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको अपने जो आपने स्कूल पास आउट किया है 12th जहां से, वहां से आपको मिलेगा। एक है भाई ये सर्टिफिकेट, ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से हर साल मेरे को कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा दिखता है जिसका उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। क्योंकि वो अपना यहाँ पर जैसे ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस वाले जो है उनका अभी जो सत्र चल रहा है 2026-27, तो 2026-27 का ही आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपने वहां पर ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर अप्लाई किया। देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि काफी बार ऐसा होता है कि जो आपने फॉर्म फिल किया है सीयूईटी का, उस टाइम पे आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था। ठीक है, वो लास्ट ईयर का था, और आपने ईडब्ल्यूएस लगा दिया, और अब आपके पास करंट ईयर का नहीं है, तो यूनिवर्सिटी है जो आपको उस कैटेगरी में एडमिशन नहीं देगी, वो आपका एडमिशन भी कैंसिल कर सकती है। ठीक है। ओबीसी में आपका एनसीएल जो लिस्ट होती है, आपका यहाँ पर नॉन क्रिमिनल लेयर जो पोर्टल है आपका, वहां पर उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, उस वेबसाइट पे आपका नाम होना चाहिए, तभी जाकर के आपका ये यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल रहते हो इस कोटा के लिए। ठीक है। यूपीएस कैटेगरी, यूपीएस कैटेगरी क्या होती है, जिनके स्टेट में कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे आपका मेघालय मिजोरम हो गया, तो यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वहां के जो स्टूडेंट है वो यूपीएस कैटेगरी में आते हैं, और इनका कट ऑफ काफी कम जाता है। एससी एसटी की मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो आपका सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि स्टेट का। क्योंकि काफी बार होता है कि स्टेट के जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं वो हिंदी या आपकी मदर लैंग्वेज, जैसे उड़ीसा से हो तो उड़िया में, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट हो और आप आ रहे हो साउथ इंडिया में, तो यहाँ के लोगों को तो हिंदी आती नहीं, तो वो आपका यहाँ पे नहीं चलता है। इसलिए यहाँ पर स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है कि पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट इश्यू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज रहती हैं उनके द्वारा ही आपका ये होना चाहिए, तब जा करके ही आप
ये अपना कैटेगरी का फायदा ले पाओगे, ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी जो आपका होता है, फिजिकल हैंडीकैप वाले जो बंदे होते हैं, तो उनका भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाकर के आपको यहाँ पर वो माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, मिनिमम एज, ठीक है, मिनिमम एज आपकी 17 साल यहाँ पर दी हुई है, और मैक्सिमम हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अपना अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, वो यूनिवर्सिटी के पास में हक है, वो कभी भी आपका यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी से आईसीआर है जो, वो नहीं करेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हो, तो वो आप वहां पर बाहर हो सकते हो, ठीक है। तो ये थे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स। अब एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपसे बोला था कोई नहीं बताएगा और इस लिस्ट में भी नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आ जाता है आपका गैप सर्टिफिकेट। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो 12th के बाद में अपना यहाँ पर तैयारी करते हैं, ठीक है, 1 साल की 2 साल का गैप लेते हैं नीट के लिए, और उसके बाद में आईसीआर में कहीं पर उनका सिलेक्शन होता है। तो वहां पर जो उन्होंने गैप लिया है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया 2 साल में, उसके लिए उनको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वो आपका बहुत आसान होता है, लेकिन उस गैप सर्टिफिकेट के बगैर आप जाते हो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, आपने ले रखा है गैप, तो वहां पर आपको दिक्कत आ जाता है। तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना चाहिए, तब आपको यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट हो जाए तब भी आप बनवा सकते हो। मुश्किल से 2 घंटे का काम है, ठीक है। आप अपने पास में जहां पर आपके एडवोकेट वगैरह बैठते हैं, वहां पे आपका ये आराम से बन जाता है, मतलब नियर टू द योर कोर्ट, ठीक है, जहां पर आपके कोर्ट वगैरह रहते हैं ना, एडवोकेट बैठते हैं, वहां पर आपका ये हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कितने कम मार्क्स तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआर का, जैसे मैंने आपसे बोला कि यार ये एलिजिबिलिटी का मामला होता है, और भी काफी सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी होती है। आपका चॉइस फिलिंग में 70+ यूनिवर्सिटीज है, उनको किस तरह से अरेंज करना है, आपको कोई आइडिया नहीं है काउंसलिंग का, तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी हमने स्टूडेंट फ्रेंडली अमाउंट में यहाँ पर रिलीज किया है। आप देखोगे कि यूट्यूब पर लूट मची हुई है, हजार हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए अपने आईसीआर काउंसलिंग के लिए यहाँ पर लोग लूट रहे हैं। और काफी ऐसे भी बंदे हैं जो नीट का काउंसलिंग करवाते हैं, लेकिन नीट वाले बंदे दूसरा ऑप्शन क्या रखते हैं, आईसीआर का। तो वो जैसे बहती गंगा में हाथ धोना है ना, वैसे बहती गंगा में हाथ धोने लग जाते हैं, उनको पता नहीं है कुछ भी यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन वो भी यहाँ पर आईसीआर की काउंसलिंग करवाने लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे बारे में कि मेरा नाम है पुष्पिंदर कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और मैं अभी यहाँ पर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, और लगातार 4 साल से आप जैसे हजारों स्टूडेंटों को देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचा चुका हूँ। कैसे ज्वाइन करना है, तो ये आपको यहाँ पर स्कैनर दिया हुआ है, इस पर आप पे करके, या आप फोन पे वगैरह यूज करते हो तो इस नंबर पर आप पे करके, ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में हम आपको, हमारा टाइमली मीटिंग रहता है हर संडे, तो वहां पर हम आपको पर्सनली गाइड करते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या हो रही है तो आपसे डायरेक्टली कॉल पे बात की जाती है, ठीक है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। तो दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो स्टूडेंट अभी पहली बार एग्जाम दिए हैं और उनके कम स्कोर बन रहे हैं, आप दोबारा से तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, ठीक है, देश का टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है, जिनका अच्छा मार्क्स आए हैं, तो उनको मैं बोलूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आप अगर प्री पीजी राजस्थान वाले स्टूडेंट हैं, रॉयल इंस्टीट्यूट का प्री पीजी का ये कोर्स में आप एनरोल होते हो, तो आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट आप यूजी में पढ़ने वाले हो वो सब्जेक्ट आपको प्री पीजी में पढ़ाए जाते हैं, तो आपको उसका भी बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट है जो यहाँ पर प्री पीजी का ऑनलाइन वाला कोर्स भी खरीद सकते हो, और जो आपके कोई दोस्त वगैरह हो तो उसको आप यहाँ पर ऑफलाइन के लिए भी गाइड कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप रॉयल इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये था अपना यहाँ पर अपना टोटल आपका जो आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है और रॉयल इंस्टीट्यूट का ये इंपॉर्टेंट बैच। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स की, जिनका बहुत कम मार्क्स होने के बाद में भी एग्रो गूगल की काउंसलिंग के बाद में उनको उनके मार्क्स पर एक बेस्ट कैंपस मिला, उनकी रैंक पर एक बेस्ट कैंपस मिला। तो आपको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अपने 3 ही सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक तो आपकी रानी लक्ष्मीबाई, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका इम्फाल मणिपुर, ठीक है। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इनको एडमिशन मिला, और इनकी आप रैंक देखोगे 14,160 रैंक है। अगली वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा आपको रैंक वर्सेज मार्क्स की, कितने
मार्क्स पर इनकी 14,160 रैंक थी। तो मैं आपको बता दूं, इनकी जो इतनी रैंक है ना, लगभग 200 मार्क्स के अंदर में थी, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट थी, इनका जो रैंक है 16,000, ये लगभग 180 मार्क्स के 180 मार्क्स आउट ऑफ 750 में से 180 मार्क्स थे, उनको भी हमने यहाँ पर एडमिशन दिलाया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में ये एक स्टूडेंट था हमारा, स्पेशली इसका, एक मिनट मेरे को, क्योंकि अगर मैं इसका ये जो स्कैन का ये है ना, इसको मैंने वो नहीं किया, तो ये वीडियो को काट देते हैं, यूट्यूब वाले हैं जो काट देते हैं ये। हाँ, अब आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट था, इसका था कि इसका पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप था, और पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप होने के बाद में मैंने इसको गाइड किया, लेकिन उसके बाद में भी इसने गुरु आनंद देव यूनिवर्सिटी को डाल दिया कि ये अपने इसके घर के पास में। पहले तो मेरे से पूछता रहता था कि भैया डेयरी टेक्नोलॉजी अच्छा है कि एग्रीकल्चर अच्छा है, तो मैं इसको इसकी कंडीशन के हिसाब से सब कुछ बताता रहता था। फिर इसने फाइनल डिसीजन लिया कि एग्रीकल्चर में जाना है, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे एनडीआरआई हो गया और ये यूनिवर्सिटी, तो एनडीआरआई में आपको पता है पीसीबी और पीसीएम दोनों स्टूडेंट एलिजिबल है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आपके केवल पीसीएम वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, और इस बंदे के पास था पीसीबी, ठीक है। पीसीबी होने की वजह से इसके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए और यूनिवर्सिटी ने इसको एडमिशन लेने से मना किया। उसके बाद में हमने अपने जैक जुगाड़ लगाए और इनसे रिक्वेस्ट किया, और आपको जो रिक्वेस्ट किया सब कुछ आपको मिल जाएगा। इनका रैंक भी बहुत अच्छा था। इतनी अच्छी रैंक पर अगर किसी बंदे का सिलेक्शन ना हो तो उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, ठीक है। तो इतनी अच्छी रैंक थी। उसके बाद में इनका एडमिशन कैंसिल हुआ, और लास्ट में मॉप अप राउंड में हमने इसको एलिजिबल करवाया और इसका एडमिशन करवाया, और आज ये JNKV में पढ़ रहा है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसी स्टूडेंट के सारे प्रूफ के साथ में आपको इसका JNKV का अलॉटमेंट लेटर भी दिखाऊं, ठीक है। तो अगला अपन यहाँ पर देख लेते हैं इनके थोड़े एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बात करूं तो आपका जोधपुर में मिला हुआ है इनको बीएससी एग्रीकल्चर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनका क्या रैंक था, आपको अगला जो वीडियो मिलेगा ना रैंक वर्सेज मार्क्स का, उसमें आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स पर क्या हुआ है। तो ये देखो इनका रैंक था 4,849, जबकि लोग है जो 3,000 रैंक में ही हार मान जाते हैं कि यार एग्रीकल्चर तो नहीं मिलेगा और कोर्सेज देख लेंगे, लेकिन 5-6 हजार रैंक तक हमने आपको यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर दिलाया, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको 6,000 वाला एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। अभी तो जो मेरे को मिल पाया जल्दीबाजी में, मैं अभी 4-5 स्टूडेंट का ही लेकर के आया हूँ, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी दूसरे का उठा लिया या कुछ कर दिया, ये हमारे स्टूडेंट जो पर्सनली है उन्हीं का ये सारा डाटा है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट है, इनको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी मिला हुआ है, और कहाँ पे मिला हुआ है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में। अब इनका कितना रैंक था, तो इनका ओवरऑल रैंक था 509 रैंक, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में इनका रैंक था 244 रैंक, और इनको पहले राउंड में ही एनडीआरआई करनाल मिल गया। और एनडीआरआई करनाल में हर एक बच्चे का जो पीसीएम का है उसका सपना रहता है कि वो डेयरी टेक्नोलॉजी से अपना बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी करे, तो वो एनडीआरआई करनाल, क्योंकि यहाँ पर यार आपके 95% प्लेसमेंट के पॉसिबिलिटी रहती है। आपने अगर यहाँ पर प्लेसमेंट में हिस्सा लिया तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा आपको पैकेज मिलता है। अगर कोई प्राइवेट में जाना चाहता है ना, तो एनडीआरआई सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैथ वाले स्टूडेंटों के लिए, और पीसीबी वालों के लिए भी अभी ऑप्शन बन गया है, क्योंकि पीसीबी वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में सारा कंप्लीट, और ये डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। और दूसरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और एलिजिबिलिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उसके लिए मैं आपको पर्सनली एक अलग से वीडियो में मिलूंगा जिसमें आपका पूरा एलिजिबिलिटी को ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कंप्लीट। क्योंकि अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें आपका बायोलॉजी वाले, मैथ वाले, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उनको स्पेशली हाईलाइट करेंगे जिससे आपका काउंसलिंग में कोई गलती ना हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बने रहना है एग्रो गूगल के साथ। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।